हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आधुनिक भारत का क्लास दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग 7 चैप्टर पढ़ लिया है और 8वां चैप्टर को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, जिसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कल से करेंगे। बीच में 2 दिन वीडियो नहीं आया था कुछ कार्यों की वजह से सर, क्योंकि अभी हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं आप ही के एग्ज़ाम की एक तैयारी के लिए, जिसका नाम है दिल्ली पुलिस, और जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। तो उसी की सारी प्लानिंग चल रही है, जिसकी वजह से 2 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया, जिसके कारण आपके पास नहीं पहुंच पाया। बट अब ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो भी व्यक्ति चैनल के करीब आए हैं या चैनल पर नए आए हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने का वीडियो को प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति के बारे में पढ़ा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दादा भाई नौरोजी और मुस्लिम सुधारक आंदोलन सर सैयद अहमद खां के बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम लोग एक ऐसे शख्स की बात करने जा रहे हैं जिनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं, जो छोटा सा लाइन तो है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यही खान अब्दुल गफ्फार खान है जो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में रहते थे, जो गांधी जी के बहुत बड़े ही समर्थक थे। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने करेंगे और धीरे धीरे सिख आंदोलन के बाद पारसी आंदोलन, फिर कुछ पिछड़ी आंदोलन के साथ ही पढ़ते हुए हम आज इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। कुछ सुधार के बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं खुदाई खिदमतगार। एक ये संस्था का नाम था जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। यह आंदोलन 1929 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, यानी हमारे यहाँ जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यानी आज देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है, उस इलाके में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। तो देखो, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये बन गया कि खान अब्दुल गफ्फार खान ने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी, या खुदाई खिदमतगार नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया था। पहला क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद कह रहा है इसे लाल कमीज आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किसको जी? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन को लाल कमीज आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके सेवक लाल कुर्ती पहनते थे। ये लोग लाल कपड़े पहनते थे, इसीलिए इसे हम लोग लाल कमीज आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब कह रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान को लाल कुर्ती दल के सदस्य जो भी थे, जितने भी मेंबर थे इनके इस आंदोलन के, उन सभी लोगों ने एक उपाधि दी थी जिसे हमने फक्र ए अफगान कहते हैं। क्या कहते हैं? फक्र ए अफगान की उपाधि दी थी। उन्हें बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ भी बन गया कि पूछा जाए कि सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे जी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं वो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, और इन्हीं को हम लोग बादशाह खान या फक्र ए अफगान की भी उपाधि से नवाजा गया था। तो दोस्तों यहाँ से 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन बनते हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं। ये आप बिल्कुल याद करके रख लीजिएगा, खास करके दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। आप देखिए, अब कह रहा है सिख आंदोलन। सिख आंदोलन भी चला था, उधर इस्लामिक आंदोलन चला, हिंदू धर्म चला, तो सिख भी चलेगा। इनमें जो पहला नाम था, इनका नाम था नामधारी आंदोलन। यह पंजाब में कूका आंदोलन की एक शाखा थी। इसके संस्थापक बाबा राम सिंह थे। याद रखिएगा, नामधारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बाबा राम सिंह थे, और उनके शिष्य
बालक सिंह थे। 1857 ईस्वी में राम सिंह ने नामधारी आंदोलन की उसी प्रकार स्थापना की जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरा सिख के बारे में हम लोग पढ़े हैं, 10 गुरुओं के बारे में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, उसी प्रकार बाल सिंह ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी जिसका नाम था नामधारी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा। आगे कह रहा है निरंकारी आंदोलन। इस आंदोलन की स्थापना बाबा दयाल दास 1783 से 1855 ईस्वी में की थी, जिन्होंने मूल सिख धर्म की ओर वापसी और निरंकार यानी निराकार ईश्वर की पूजा पर बल दिया था। इन्होंने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया था, माना था कि ईश्वर होता नहीं है, कर्म ही सबसे बड़ी पूजा होती है और ईश्वर ही सबसे बड़ा, मनुष्य ही सबसे बड़ा कर्म है, पूजा का स्थान है। तो निरंकारी आंदोलन, आज भी हम लोग निरंकारी आंदोलन के पास ही रहते हैं, जुड़े हुए हैं, यहाँ पे लोग बहुत सारे जुड़े भी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो यही निरंकारी आंदोलन था। अब हम लोग बात करते हैं आगे पारसी सुधार संगठन एवं आंदोलन। इसमें एक संगठन का नाम था रहनुमाई मजदयासन सभा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1851 ईस्वी में नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली द्वारा रहनुमाई मजदयासन सभा को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पारसी धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का आधुनिकीकरण करना था। क्या था जी? तो जो भी पारसी समाज था उसमें समाज में एक नया रीति रिवाज को स्थापित करना और पुरानी परंपरा को तोड़ करके नई परंपरा जो आधुनिक पर आधारित हो उसको स्थापित करना किसका उद्देश्य था? तो रहनुमाई मजदयासन सभा का। तो 3 सवाल यहाँ से बनता है। पहला कि रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो 3 लोग थे, याद रखिएगा, नौरोजी फरदून जी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली। इन तीनों लोगों ने मिल करके इस सभा की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य था पारसी धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का आधुनिकीकरण करना। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आगे चलिए, आगे आ रहा है निम्न पिछड़ी जातियों का आंदोलन। ये भी कुछ लोग थे जो निम्न पिछड़े लोग थे, उन्होंने भी अपने समाज को उजागर करने का प्रयास किया, जिसमें ज्योतिबा फूले और सत्यशोधक समाज, मतलब ज्योतिबा फूले जो थे वो उनके एक संस्था था जिसका नाम था सत्यशोधक समाज। इससे ये भी सवाल कई बार पूछा गया है और पूछे जाते हैं, ये ट्रेडिशनल फैक्ट। कह रहा है कि ज्योतिबा फूले का जन्म 1827 ईस्वी में पूना में शूद्र माली परिवार में हुआ था। 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने पूना में निचली जातियों की लड़कियों के लिए एक प्राथमिक स्कूल खोला। अब देखिए 3 सवाल। पहला कि इनका जन्म कब हुआ था? 1827 में, कोई दिक्कत नहीं है, पूना में हुआ था। 1851 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना 51 ईस्वी में ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी जो सावित्रीबाई फूले ने मिल करके छोटी जातियों के लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला और उसके बाद एक संस्था की स्थापना की। 1873 ईस्वी को उन्होंने पूना में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ये भी दोस्तों याद रखिएगा, पूछा जाता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? पूना में 1873 ईस्वी में, जिसका ब्राह्मणवाद और उसकी कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाना मुख्य उद्देश्य था। अपने विचारों का प्रसार दैनिक दीनबंधु मराठी में और अपनी पुस्तक गुलामगिरी, याद रखना दोस्तों, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था बहुत ज्यादा, कि गुलामगिरी किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा फूले की किताब थी। धर्म तृतीय रत्न, शिवाजी की जीवनी और सार्वजनिक सत्य था में वर्णन किया है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सत्यशोधक समाज के बारे में याद रखिएगा। पूना में इसकी स्थापना हुई थी 1873 में, ज्योतिबा बाई फूले ने की थी और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था गुलामगिरी, जो सबसे फेमस है। अब दोस्तों हम लोग कुछ अलग करते हैं। हरिजन सेवक संघ भी छोड़ जातियों थे। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग या हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास बेड़ा बने। अछूतों को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था और 1933 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रकाशन भी प्रारंभ किया था। 2 क्वेश्चन बन गए यहाँ से कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हुई थी और अस्पृश्यता यानी छोटे जातियों को हरिजन वर्ड देने वाला, हरिजन शब्द देने वाले कौन थे?
गांधी जी ने कहा था, जिसका मतलब था हरि का जन। ठीक है, और इनकी एक पत्रिका भी थी, हरिजन। अब आता है भीमराव अंबेडकर और उनका दलित वर्ग संघर्ष। ये अस्पृश्यता वर्ग महार जाति के थे। महार जाति एक छोटी जाति होती है, उसी छोटी जाति के महार जाति के अंबेडकर साहब रहने वाले थे। इन्होंने 1920 ईस्वी में उन्होंने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ एवं 1924 ईस्वी में मुंबई में दलित वर्ग संस्थान की स्थापना की। 1927 ईस्वी में इन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। 1927 में ही स्वर्ण हिंदुओं तथा अछूतों में सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रचार करने के लिए समाज समता संघ की भी स्थापना की थी। कई सारी चीजों की उन्होंने स्थापना की है। मजदूर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष प्रतिपक्ष स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का भी गठन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने 1934 में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ और 1936 ईस्वी में स्वतंत्र श्रमिक पार्टी तथा 42 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की। यही परिसंघ 1940 ईस्वी के आम चुनाव में आरक्षित सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार अंबेडकर साहब ने भी अपनी छोटी जाति को ऊपर बढ़ाने के लिए कई सारे उन्होंने काम किया और संघर्ष किया, और उन्हें सफलता कुछ हद तक भी मिली और आगे बढ़े। तो इस प्रकार दोस्तों हमने अभी तक देखा कि भारत में कितने लोग थे जिन लोगों ने छोटे छोटे स्तर पर अपने समाज में सुधार करने का प्रयास किया, धर्म में सुधार करने का प्रयास किया। आगे हम लोग कुछ बात करते हैं सामाजिक सुधार हेतु कानून की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों ने कौन कौन कानून पारित किया था? तो सबसे पहला एक आया था जो हम लोग पढ़ चुके हैं, सती प्रथा। यह 1829 ईस्वी में रेगुलेशन अधिनियम 17 द्वारा बंगाल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और 1830 ईस्वी में अन्य प्रांतों में भी इसे लागू किया गया। तो सवाल पूछा था ना, तो 2-3 सवाल कि सती प्रथा कब अंत हुआ जी? तो 1829 ईस्वी में। किसके सहयोग से जी? तो उस समय हमारे थे राजा राम मोहन राय, और अंग्रेज अधिकारी कौन था? विलियम बेंटिक, जो था, जो भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके ही प्रयासों से क्या हुआ था? सती प्रथा को अंत किया गया था, उसे गैर कानूनी घोषित किया गया था अधिनियम 17 के अनुसार, याद रहेगा। अब कह रहा है कि शिशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया गया, बच्चों की हत्या ना हो जाए। तो 1795 ईस्वी में बंगाल के रेगुलेशन 21 के अंतर्गत शिशु हत्या को साधारण हत्या के बराबर घोषित कर दिया गया और 1870 ईस्वी में एक कानून बनाकर अभिभावकों को अपने बच्चों के जन्म का पंजीकरण आवश्यक किया गया कि इसमें पंजीकरण करा देंगे तो इससे शिशु हत्या नहीं होगी। दास प्रथा को भी खत्म कर दिया गया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में ही ब्रिटिशों ने दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। 1843 के अधिनियम 5 द्वारा एलन ब्रो ने भारत में दास प्रथा समाप्त कर दिया। तो याद रखिए दोस्तों, भारत में दास प्रथा कब समाप्त हो गई थी? 1843 ईस्वी में पारित करने की बात आ गई थी 1833 ईस्वी में। ठीक है, 76 में बंधुआ मजदूरी गैर कानूनी घोषित कर दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में देशी विवाह अधिनियम केशव चंद्र सेन के प्रयत्नों से पारित हुआ, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं का विवाह वर्जित था तथा बहु विवाह गैर कानूनी घोषित कर दिया गया कि बहु विवाह नहीं होगा और 14 साल से नीचे किसी लड़की की शादी नहीं होगी। इसको नेटिव मैरिज एक्ट कहते हैं। उसके बाद एक आया था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। B.M. मालावारी के प्रयासों से 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम की आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके बाद शारदा एक्ट आता है 1924 में, हमेशा पूछा जाता है सवाल में। राम विलास शारदा के प्रयासों से शारदा एक्ट पारित किया गया। इसके तहत विवाह के लिए कन्या की आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की आयु 18 वर्ष निश्चित किया गया, जो 1961 तक चलता रहा। उसके बाद से आयु बढ़ा करके आगे बढ़ा दिया गया, जो वर्तमान में आप देख ही रहे हैं 21 18 कर दिया गया है। 18 और 21 का रेशियो चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों इस मीडियम के माध्यम से हमने आपको आज इस सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को कंप्लीट करने का प्रयास किया और कंप्लीट भी हो गया। निश्चित तौर पे आप लोग सभी ने वीडियो जो पहले देखा और उसके बाद चूँकि कुछ दिन जब बात हो रही थी तो उस दिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो बीच में रुक गया था। आज उसको हमने कंप्लीटली करा दिया और कंप्लीट करा करके हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन दोस्तों कंप्लीट हो गया। इस प्रकार दोस्तों
आप इसे देखिए और अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम के समय आने वाले हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप इसे देखिए। अब कल हम लोग नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसी के साथ ही आज हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।